नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए, आज हम कक्षा 7 के विषय हिंदी में पाठ 4 बहता पानी निर्मला का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन में लर्निंग आउटकम कुछ इस प्रकार से हैं। बच्चे स्थानीय घटनाओं, चित्रों, दृश्यों को देखकर अपने अनुभव सांकेतिक, मौखिक, लिखित भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। बच्चे कहानी या लेख पढ़कर लेखन विधि के विविध तरीके व शैलियों को पहचानते हैं, जिसे वर्णनात्मक, भावात्मक और प्रकृति चित्रण। बच्चों, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा की अपेक्षित दक्षताओं का विकास करना है। पाठ के माध्यम से चिंतन शक्ति का विकास करना है। पठन व लेखन के दौरान विराम चिन्हों, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक आदि चिन्हों का उचित उपयोग करना है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को चिन्हित कर सकने में आप इसमें सक्षम हो सकेंगे। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। लेखक परिचय: सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कुशीनगर जनपद में हुआ। आपको हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, शेखर, एक जीवनी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनका निधन 4 अप्रैल सन 1987 को हुआ। बच्चों, यह एक यात्रा वृत्तांत है, इसलिए हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं। यह यात्रा वृत्तांत से क्या आशय होता है। यात्रा वृत्तांत साहित्य की वह विधा है जिसमें लेखक किसी स्थान की यात्रा का वर्णन करता है और यह वर्णन रोचक होता है। वर्णन के दौरान लेखक किसी स्थान के इतिहास, भूगोल, संस्कृति और अर्थव्यवस्था आदि से पाठक को परिचित कराता है। यात्रा वृत्तांत की 2 विशेषताएं होती हैं, एक तो सौंदर्य बोध और दूसरा कौतूहल को जगाए रखना। मैं आशा करती हूँ कि आपको यात्रा वृत्तांत का आशय समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ आप मेरे कुछ छोटे छोटे सवालों का उत्तर दें। पहला मेरा प्रश्न है, क्या आपको घूमना पसंद है? अरे वाह, सबके चेहरे पे हंसी आ गई। बिल्कुल, आप सभी को घूमना पसंद है, सही जवाब। प्रश्न 2, बाहर घूमने जाने के लिए आप किस साधन का प्रयोग करते हैं? सोचिए और मुझे जल्दी से बताइए कि आप बाहर घूमने जाने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं। शाबाश, उत्तर मिलने शुरू हो गए मुझे। हाँ, आप बस से जाते हैं, रेलगाड़ी से जाते हैं और टेम्पो, वेरी गुड। और हम किससे जा सकते हैं? मोटरसाइकिल, साइकिल से भी चले जाते हैं, मगर वो आसपास की दूरी तय करने के लिए ही जाते हैं। सही जवाब। बच्चों, अब मुझे ये बताइए, नक्शे का प्रयोग हम क्यों करते हैं? नक्शे का प्रयोग हम क्यों करते हैं? यदि हमें कहीं घूमने जाना है तो हम नक्शे का प्रयोग क्यों करेंगे? समस्यात्मक प्रश्न। चलिए आइए, इस पाठ के माध्यम से हम जानते हैं कि नक्शे का प्रयोग क्यों जरूरी होता है। बच्चों, चलिए इस पाठ का आदर्श वाचन करते हैं। मुझे बचपन से नक्शे देखने का शौक है। आप समझेंगे कि भूगोल, विज्ञान की तरफ प्रवृत्ति होगी। नहीं, सो बात नहीं। असल बात यह है कि नक्शे के सहारे दूर दुनिया की सैर का मजा लिया जा सकता है। यूं तो वास्तविक जीवन में
काफी घूमा भटका हूं, पर उससे कभी तृप्ति नहीं हुई। हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चलें, कोई नई जगह देखें। यात्रा करने के कई तरीके हैं। एक तो यह कि आप सोच विचार के निश्चय कर लें कि कहां जाना है, कब जाना है, कहां कहां घूमना है, कितना खर्च होगा, फिर उसी के अनुसार छुट्टी ले लीजिए, टिकट करवाइए, सीट बुक करवाइए, होटल डाक बंगले को बुक कर लीजिए या भावी अतिथियों को खबर कर दीजिए और तब चल पड़िए। बल्कि तरीका तो यही है, क्योंकि यह व्यवस्थित तरीका है और इसमें मजा बिल्कुल नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि बहुत से लोग ऐसी यात्रा करते हैं और बड़े उत्साह से भरे वापस भी आ जाते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि आप इरादा तो कीजिए कहीं जाने का, छुट्टी भी ले लीजिए और योजना चाहे पूरी घोषित भी कर दीजिए कि आप बड़े दिनों की छुट्टी में बंबई घूमने जा रहे हैं। लोगों को ईर्ष्या से कहने दीजिए कि अमुक बंबई का सीजन देखने जा रहा है, मगर चुपके से पैक कर लीजिए जबरदस्त गर्म कपड़े और जा निकलिए बर्फ से ढकी श्रीनगर में। अंग्रेजी में एक कहावत है कि एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, वह यूं कि कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा, घोड़े के कारण लड़ाई और लड़ाई के कारण राज्य। हाथ से हाथ धोना पड़ता है। हमारे पास छीनने को राज्य तो नहीं था, पर दांत मांजने के लिए ब्रश और मोटर की एक मामूली सी ढिबरी के लिए हम कैसी मुसीबत में पड़े, यह हम ही जानते हैं। सोनारी एक छोटा सा गांव है, अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी शिवसागर से कोई 18 मील दूर। बरसात के दिन थे, रास्ता खराब। एक दिन सवेरे घूमने निकला तो देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर आ गई है। मैं शिवसागर से 3-4 मील पर था। सोचा कि एक नया दांत ब्रश ले लूं, क्योंकि पुराना घिस चला था, और मोटर की भी एक ढिबरी ठीक करवा लूं। उसकी चूड़ी घिस जाने के कारण थोड़ा थोड़ा तेल चूता रहता था। वैसे कोई बहुत जरूरी काम नहीं था। खैर, इसमें कोई 2 घंटे लग गए, खाना खाने में 1 घंटा और। 3 घंटे बाद वापस लौटने लगे तो देखा सड़क पर पानी फैल गया है। पानी बड़े जोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था, क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी और दूसरी तरफ नीची सतह के धान के खेत, जिनकी ओर पानी बढ़ रहा था। पानी के धक्के से सड़क कई जगह टूट गई थी। मैं फिर भी बढ़ता गया, क्योंकि आखिर पीछे भी तो पानी ही था। पर थोड़ी देर बाद पानी कुछ और गहरा होता चला गया और उसके धक्के से मोटर भी सड़क पर से हटकर किनारे की ओर जाने लगी। आगे कुछ दिखता ही नहीं था, क्योंकि सड़क की सतह शायद 2-3 मील आगे तक बहुत नीची थी। सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे, उनमें कईयों पर सांप लटक रहे थे, क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए पहले वे सड़क पर आते थे और फिर पेड़ों पर चढ़ जाते थे। मैंने लौटने का निश्चय किया, पर सड़क दिखती ही कहां थी। अंदाज से ही मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था। मोड़ने के लिए उसे पटरी से ताड़ना पड़ेगा और इधर उधर सड़क भी है कि नहीं, क्या भरोसा। मैं एक जगह देख भी चुका था कि आंखों के सामने कैसे एक समूचा ट्रक दलदल में धंसकर गायब हो जाता है।
इसीलिए मोटर को घुमाए बिना उल्टे गियर में ही कई मील तक लाया। यहाँ सड़क कुछ ऊंची थी, उस पर गाड़ी घुमाकर शिवसागर पहुंचा। शिवसागर से सोनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती थी। चाय बागानों में से होकर यह सड़क अच्छी थी, पर इसके बीच नदी पड़ती थी जिसे नाव से पार करना होता था। मैंने सोचा कि इसी रास्ते चलें, क्योंकि सामान तो सब सोनारी में था। मैं डाक बंगले से कुछ घंटों के लिए ही तो निकला था। शिवसागर में एक तो मोटर की ढिबरी कसवानी थी और दूसरे दांत, ब्रश और कुछ तेल साबुन लेना था। बस वह भी लौटने की जल्दी के कारण नहीं लिया। इस सड़क से नदी तक तो पहुंच गए। नदी में नाव पर गाड़ी लाद भी दी और पार भी चले गए। यहां भी नदी में बड़ी बाढ़ आई थी और बहुत टूटे छप्पर बता रहे थे कि नदी किसी गांव को लीलती हुई आई है। एक भैंस भी बहती आई और पेड़ पौधों की तो गिनती क्या। उस पार नदी का कगारा ऊंचा था, मोटर के लिए उतारा बना हुआ था, लेकिन नाव से किनारे तक जो तख्ते डाले गए थे वह ठीक नहीं लगे थे। मोटर नीचे गिरी, आधी पानी में आधी किनारे पर। मैं जोर से ब्रेक दबाए बैठा था, पर ऐसा अधिक देर तक तो नहीं किया जा सकता था। खैर, आधे घंटे में उस स्वर्गन सैनी पर बैठे बैठे असमिया, हिंदी, बांग्ला की खिचड़ी में लोगों को बताता रहा कि क्या करें। तब मोटर ऊपर चढ़ाई जा सकी। थोड़ा आगे ही ऊंची जगह पर गांव था, पर मोटर रोककर चाय की तलाश की। यही सोनारी से आए दो साइकिल सवारों से मालूम हुआ कि वे कंधे तक पानी में से निकलकर आए हैं, साइकिल कंधों पर उठाकर। तो मोटर तो कताब भी नहीं जा सकती थी। इस तरह इधर भी निराशा थी। पानी अभी बढ़ रहा था। यह गांव ऊंची जगह पर था, पर यहां कैद हो जाना मैं नहीं चाहता था। इसीलिए फिर नाव पर मोटर चढ़ाकर उसी रास्ते नदी पार की। सबने मना किया, पर मेरे सर पर तो भूत सवार था और हठधर्मी का अपना ही अनूठा रस होता है। रात शिवसागर पहुंचे। एक सज्जन ने ठहरने की जगह दी, भोजन बिस्तर का प्रबंध भी किया, पर मन ही मन में अपने आप को कोस रहा था कि न नया दांत ब्रश लेने के लिए सोनारी निकले होते, ना यह मुसीबत होती, क्योंकि इसकी ऐसी तात्कालिक जरूरत तो थी नहीं। ना मोटर की ढिबरी इतनी जरूरी थी, लेकिन अब क्या उपाय था। इस तरह 12 दिन और काटने पड़े, क्योंकि सोनारी के सब रास्ते बंद थे। लौटकर देखा, सोनारी के डाक बंगले में भी पानी भर गया था। कपड़े सब सील कर सड़ रहे थे, किताबें तो गल ही गई थीं। बचा था तो केवल स्नान घर के ऊंचे ताक पर रखा हुआ सावन का डिब्बा और दांतों का ब्रश। नक्शे में अभी देखता हूं वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूं, उससे ज्यादा कल्पना के चरणों से करता हूं। लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, मगर मैं प्रसन्न हूं और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतने ही खुश हों तो ठीक ठाक है, पर आप शायद मुझसे पहले से ही मेरा नुस्खा जानते हैं। नहीं तो आपको मेरी सलाह है, जनाब, अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और जरा चलते फिरते नजर आइए। यह आपका अपमान नहीं है, यह जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसीलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम नहीं। टिकना तो मौत है। बच्चों, इस पाठ में प्रयुक्त शब्द, अर्थ व उनके वाक्य प्रयोग को समझते हैं। शब्द है तृप्ति। तृप्ति का अर्थ होता है संतोष।
वाक्य प्रयोग, परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने पर ही हमें तृप्ति मिलेगी। कगारा, नदी का करार। वाक्य प्रयोग, नाव कगारे पर खड़ी थी। हठधर्मी, जिद्दी या दृढ़ संकल्पित। औरंगजेब हठधर्मी शासक था। तात्कालिक, उसी समय। तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार एक कार्य करना चाहिए। टीला, ऊंचा किनारा। सोहन का घर टीले के किनारे है। आइए बच्चों, अब हम व्याकरण के विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कारक। कारक का अर्थ, संज्ञा या सर्वनाम, शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। कारक के प्रकार। कारक के कुल 8 प्रकार होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए के का की। आपादान से संबंध का के की रा रे री। अधिकरण में पे पर। संबोधन हे अरे ओह। आइए अब हम व्याकरण में मुहावरे और उनके अर्थ जानते हैं। पहला मुहावरा है आंख लगना। आंख लगने का अर्थ है नींद आना। पेट में चूहे कूदना। पेट में चूहे कूदना, भूख लगना। दांत निकालना। दांत निकालना अर्थात हंसना। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाते अर्थात मना करना। हाथ ना आना, पकड़ा ना जाना। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। मन बैठना, घबरा जाना। मक्खियां मारना अर्थात कामचोर होना। आइए अब इस पाठ में प्रयुक्त बोध प्रश्नों को पढ़ते हैं और उनके उत्तर जानते हैं। लेखक ने यात्रा करने के कितने प्रकार बताए हैं और उन्होंने किस प्रकार यात्रा की? लेखक ने यात्रा करने के 2 तरीके बताए हैं। एक तो यह कि आप सोच लें, विचार लें और निश्चय कर लें कि कहां जाना है, कब जाना है, कहां कहां घूमना है, कितना खर्च होगा, फिर उसी के अनुसार छुट्टी ले लीजिए, टिकट करवाइए, सीट बुक कीजिए और होटल, डाक बंगले को सूचना देकर रिजर्व करवा लीजिए या भावी अतिथियों को खबर दीजिए। यह व्यवस्थित तरीका कहलाता है। लेखक ने दूसरा तरीका यह बताया है कि आप इरादा कीजिए कहीं घूमने जाने के लिए, छुट्टी भी लीजिए और पूरी योजना चाहे घोषित भी कर दीजिए कि आप बड़े दिनों की छुट्टी में मुंबई जा रहे हैं वहां का सीजन देखने, मगर चुपके से जबरदस्त गर्म कपड़े पैक कर लीजिए और जाकर घूम आइए बर्फ से ढकी श्रीनगर की वादियां। प्रश्न 2, लेखक ने किन स्थानों की यात्रा की? लेखक ने सोनारी, जो कि छोटा सा गांव है, वहां की यात्रा की, जो अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी शिवसागर से 18 मील दूर है। प्रश्न 3, लेखक ने अपनी यात्रा में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया? उत्तर, लेखक ने अपनी यात्रा में काफी कठिनाइयों का सामना किया। उनकी मोटर की ढिबरी खराब हो गई थी क्योंकि उस ढिबरी की चूड़ी घिस गई थी और चूड़ी घिस जाने से मोटर का थोड़ा थोड़ा तेल रिसता रहता था। जब वे वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि सड़क पर पानी फैल गया है। पानी बड़े जोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था क्योंकि सड़क की एक तरफ नदी थी और दूसरी तरफ धान के नीचे सतह के खेत जिनमें तेजी से पानी बढ़ रहा था। और थोड़ी देर बाद पानी और गहरा होता चला गया। उसके धक्के से मोटर भी सड़क पर से हटकर किनारे की तरफ आ गई। उनको आगे की तरफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे उनमें कई सांप ऊपर की तरफ लटक रहे थे क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए पहले तो वे सड़क पर आ जाते हैं और उसके बाद पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। प्रश्न 4, एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, कहावत को लेखक ने किस संदर्भ में कहा?
एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, ऐसा लेखक ने मोटर की ढिबरी के संदर्भ में कहा। आइए बच्चों, अब हम पाठ में प्रयुक्त अभ्यास कार्य को करते हैं। पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों को अपनी कॉपी में लिखें। इस पाठ में कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है जो निम्नवत हैं। आइए हम उनको पढ़ते हैं। टिकट, बर्थ, होटल, बेंगलोर, रिजर्व, पैक, ब्रश, ब्रेक। एक बार फिर से सुन लीजिए। टिकट, बर्थ, होटल, बेंगलोर, रिजर्व, पैक, ब्रश, ब्रेक। इनको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अभ्यास कार्य 2। आइए अभ्यास कार्य 2 पे चर्चा करते हैं। यह पर्यायवाची हैं। शब्द, पहला शब्द है संसार। संसार का पर्यायवाची जग, दुनिया। दूसरा शब्द है सलिल। सलिल का अर्थ है जल, नीर। तीसरा शब्द है हमारा ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची प्रभु, भगवान। चौथा शब्द है अश्व। अश्व का पर्यायवाची घोड़ा, घोटक। पांचवा शब्द है वस्त्र, कपड़ा, वसन। मैं एक बार पुनः बता देती हूं आपको पर्यायवाची शब्द। संसार का पर्यायवाची जग और दुनिया, सलिल जल, नीर, ईश्वर प्रभु, भगवान, अश्व घोड़ा, घोटक, वस्त्र, कपड़ा, वसन। इनको आप लिखकर याद कर लीजिएगा। अभ्यास कार्य 3। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। मैं फिर से एक बार बताती हूं आपको। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे का, की, के लिए, के कारण, के अनुसार, की और इत्यादि। अभ्यास देखिए इसमें। उचित संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। आइए देखते हैं। उसी, हमें इसमें भरना है संबंध बोधक अव्यय। उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए और टिकट करवाइए। क्या आप मुझे इसमें बता सकते हैं संबंध बोधक अव्यय क्या है? शाबाश, बहुत अच्छे। इसमें संबंध बोधक है हमारा के अनुसार। लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है। बताइए संबंध बोधक अव्यय के कारण। बहुत अच्छे। एक मामूली सी ढिबरी के लिए हम कैसी मुसीबत में पड़े। जल्दी बताइए इसमें संबंध बोधक अव्यय की, के लिए। बहुत बढ़िया। नदी बढ़कर सड़क की ओर आ गई। बताएं। हाँ, की ओर। सड़क पर से हटकर किनारे की ओर जाने लगे। संबंध बोधक अव्यय क्या है इसमें? की ओर। बहुत अच्छे बच्चों। मैं उम्मीद करती हूं कि अब संबंध बोधक अव्यय आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अब हम गृह कार्य पर चर्चा कर लेते हैं। यदि आपने बस अथवा रेलगाड़ी से यात्रा की हो, तो यात्रा में लिए गए टिकट पर दी गई जानकारी तथा निर्देश को देखें और अपनी कॉपी में लिखें। यहां पे आपको मैंने एक नमूना दिया है। टिकट का।
इस टिकट में आपको देखना है इसका ये किस दिन का जारी हुआ है, किसके लिए है, किस नाम से है, किस बर्थ का है, यह आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा। प्रश्न 2, आप गर्मी की छुट्टियों में नानी, दादी, अन्य स्थानों पे घूमने अवश्य गए होंगे। अपनी किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इस प्रश्न में आपको यह लिखना है, अपने अनुभवों को अपनी कॉपी में लिखना है कि जब आप गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के यहाँ जाते हैं, अपनी दादी के यहाँ जाते हैं, कुछ बच्चे मामा के यहाँ जाते हैं, कुछ बच्चे मौसी के यहाँ जाते हैं, तो आपको अपने अनुभवों को लिखना है कि आप उन गर्मियों की छुट्टियों को अपने भाई बहनों के साथ किस प्रकार से मनाते हैं, क्या करते हैं और आपको वो छुट्टियां क्यों बहुत अच्छी लगती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को गर्मियों की छुट्टियां बहुत अच्छी लगती हैं। प्रश्न 3, विभिन्न पाठ्य पुस्तिकाओं से यात्रा वृत्तांतों का संकलन करिए। आपके पास कई पुस्तकें होंगी और कई पुस्तकें आपके विद्यालयों में भी उपलब्ध हैं। जब आप विद्यालय जाएंगे तो आप अपनी विद्यालय की पुस्तकालय में से किताबें निकालिएगा और उसमें से यात्रा वृत्तांतों का संकलन अवश्य कीजिएगा और उन्हें अपनी कॉपी में लिखिएगा भी। प्रश्न 4, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर अपने सहपाठियों से पूछने के लिए 4 प्रश्न बनाओ। मैं अनुच्छेद पढ़ देती हूं। मैंने लौटने का निश्चय किया पर सड़क तो थी नहीं। अंदाज से ही मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था। मोड़ने के लिए उसे पटरी से उतारना पड़ेगा और इधर उधर सड़क है भी कि नहीं, मुझ क्या भरोसा। और मैं एक जगह देख भी चुका था कि आंखों के सामने ही कैसे समूचा ट्रक दलदल में धंसकर गायब हो जाता है। इसीलिए मोटर को बिना घुमाए उल्टे गियर में ही कोई 2.5 मील तक लाया। यहाँ सड़क कुछ ऊंची थी, उस पर गाड़ी को घुमाकर पहुंचा। आप इस अनुच्छेद को पढ़कर अपने सहपाठियों से पूछने के लिए 4 प्रश्न बनाइएगा और उनसे मिले हुए उत्तर को अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। प्यारे बच्चों, आज हमने बहता पानी निर्मला, जिसको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने लिखा था, यह एक यात्रा वृत्तांत थी, के बारे में पढ़ा और जाना कि रमता राम ही जीवन है, जो रमता नहीं वह राम नहीं, टिकना मौत है। प्यारे बच्चों, हम इस पाठ को पढ़कर यह समझते हैं कि हमारे जीवन में यात्राओं का भी बहुत महत्व है। तब तक के लिए आप सभी फिर मिलेंगे अच्छी कविताओं और कहानियों के संकलन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।